हेलो बच्चों, आज एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेईई और नीट के एग्जाम्स में। बहुत ही इसमें से 2 क्वेश्चन फंसी जाते हैं और मेरा नाम है इंजीनियर कृष्णा भार्गव, केमिस्ट्री मेंटोर। तो मैं आप लोगों को आज केमिकल काइनेटिक्स में इतना एक रेट ऑफ रिएक्शन जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज करता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो यही समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, किस लिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वहां इक्विलिब्रियम की बात होती थी। बट ये नहीं बताया गया कि कितना रिएक्शन की रेट है, कितनी उसकी स्पीड है और कितनी उसकी वेलोसिटी है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है, मैं केमिकल काइनेटिक्स को एक ही वर्ड में कर सकता हूं या लिख सकता हूं मैं इसको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मैं इसी को बोल सकता हूं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या मैं इसी को क्या बोल सकता हूं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोल सकते हो भाई? केमिकल रिएक्शन। तो तीनों बातें सेम होती हैं, तीनों बातें क्या होती है भाई? सेम होती है। तो अब आपको चमक गया होगा क्या पढ़ना है हमको? हमको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, या रिएक्शन की मुझे स्पीड बतानी है या रिएक्शन की वेलोसिटी बतानी है। समझ गए इतनी बातों को? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, टॉपिक तो बहुत बड़ा होता है बट इसमें से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। समझ गए बात को? तो इतनी बातें समझ में आई। हमें पढ़ना क्या है? केमिकल रिएक्शन का रेट पढ़ना है और कितने रेट से वो रिएक्शन हो रही है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1। आप देखेंगे इसमें कि मैं लिखने जा रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखने जा रहा हूं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं शॉर्ट में क्या कह सकता हूं? ROR, जिसको शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं मैं? ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन H defined as the change of concentration of reactant or product per unit time, यानी कि 1 सेकंड यानी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में 1 मिनट में जो भी टाइम दिया हो, तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? स्टेटमेंट कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कब हो, कितने बार चेंज होगा आपका? यूनिट टाइम पर चेंज होगा। कितने पर यूनिट टाइम आपका चेंज हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि मैं इसको लिखूं कैसे, क्या करना है। तो चलो ध्यान से देखते हैं कैसे लिखते हैं इसके बारे में। कोई भी आप जनरल केमिकल रिएक्शन ले लीजिए। सपोज दैट मैंने जनरल केमिकल रिएक्शन ले लिया, इन जनरल केमिकल रिएक्शन, ये लो भाई, कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन ले लो। सपोज दैट कंसीडर करो आप कि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो सपोज दैट कंसीडर करो कि इसका इनिशियल मोल इसके जो है, जब शुरू में इनिशियल मोल अगर मैं कंसीडर करूं इसके 10 और इसके कितने हैं? 0 है, तो टाइम t पर अगर टाइम क्या आ गया? t, कुछ टाइम आपका बीत गया
तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। सपोज दैट समझिए कि इसके 5 बचे तो इसके 5 बन गए। इससे क्या पता चला तुमको कि जो रिएक्टेंट है टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही इसमें से पता चलता है। अब किस रेट से चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, इन सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो अब इस तरह मैं क्या करता हूँ, दो टाइप से रेट लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं उसका एवरेज रेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। और दूसरा मैं लिखूंगा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो होता है हमारा लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होता है। और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है जो हमारा स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए होता है। डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भाई, एवरेज रेट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा से और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। तो अब ये दोनों में कैसे पता करेंगे सर कब हमें लिखना है एवरेज रेट, कब हमें लिखना है इंस्टैंटेनियस रेट। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन, याद रखना व्हेन टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो आपका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। तो कुछ नहीं करना, जैसे इंस्टैंटेनियस रेट टाइम जो होगा वो 0 की ओर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टाइम बीतेगा 0 की ओर बढ़ेगा, तो हम उसी को क्या मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं। बस ये आपको मैं बता दिया कि स्मॉल टाइम के लिए होता है इंटरवल के लिए, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए होता है, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होता है। लिखने का तरीका क्या है, एवरेज को हम लिखेंगे डेल्टा से और इंस्टैंटेनियस को लिखेंगे स्मॉल डी से। याद रखना यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना, क्लियर बात है दोनों के लिए। चलो बहुत अच्छा है। तो चलो हम अब इसका लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए चलो मैं इसके लिए ये जनरल इक्वेशन है आपका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों के लिए बराबर होंगे। चलो ठीक से लिखते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं एवरेज रेट। क्या लिख लेता हूं भाई, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। क्या लिखता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। तो एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखना क्या सिखाया था, इसमें डेल्टा यूज करते हैं। क्या करते हैं, डेल्टा यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, चलो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। इसमें रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे, कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये रिएक्टेंट के लिए मैंने लिख दिया। किसके लिए लिख दिया, रिएक्टेंट के लिए दिया। अब यहाँ माइनस लगा देते हैं क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है और धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो इसके लिए अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1, ये लिखोगे। माइनस मैंने इसलिए लगा दिया जिससे क्या पता चले आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इससे क्या पता चला, अगर पॉजिटिव वैल्यू हमें लानी है तो क्या करूंगा, ये ध्यान से देखो, R1 ग्रेटर देन R2 होगा। क्या होगा भाई, R1 ग्रेटर देन R2 होगा, हमेशा याद रखना। जिससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। क्या है भाई, हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान से रखना बात को। अब इससे क्या देखो, T1 पर R1 कंसंट्रेशन है और T2 टाइम पर आपका R2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर यही चीज मैं प्रोडक्ट के लिए लिखूं, एवरेज रेट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो ये प्लस भी लगा देते हैं, प्लस डेल्टा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा टी, ये लिखते हैं।
इससे क्या पता चला, पॉजिटिव से क्या पता चला आपको, पॉजिटिव मतलब ये क्या हुआ कि प्रोडक्ट धीरे धीरे अपीयर हो रहा है जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है। समझ गए बातों को इतना? तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई, P2 माइनस P1 ओवर T2 माइनस T1। अब यहाँ पर अगर पता करो तो पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए क्या होगी, यहाँ पर तो R1 ग्रेटर देन R2 था, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये बन रहा है, तो आपको क्या होगा, P2 ग्रेटर देन P1, क्या हो जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1। तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन will be always पॉजिटिव। क्या होगी भाई, पॉजिटिव, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होगी। तो ये तो मैंने एवरेज रेट लिखा, क्या लिखा, एवरेज रेट लिखा। एवरेज रेट लिखने के लिए मैंने क्या यूज किया भाई, डेल्टा का यूज किया। अगर यहीं पर आपको क्या करना है, इंस्टैंटेनियस रेट लिखना है, तो कैसे इंस्टैंटेनियस रेट लिखोगे, ध्यान करो, इंस्टैंटेनियस रेट लिखने के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जैसे जैसे जाएगा इसी के बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, डी लगा देना है। क्या लगा देना है, डी लगा देना है। यहाँ पर आपको क्या लगा देना है भाई, डी लगा देना है, डी। ये देखो, हो गया खेल हमारा। अब एक बहुत बड़ी चीज आती है इसमें समझने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन तो सर आपने सिखा दिया लिखने के लिए, बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस आप बात कर रहे थे इसमें, वो कैसे लिखा जाता है, तो चलो मैं उसको लिखना सिखाता हूं आपको। अब एक मैं आपको जनरल रिएक्शन लिखता हूं जिससे आपको याद रहेगा। जैसे सपोज दैट कंसीडर करो अल्फा ए, बीटा बी, गामा सी और डेल्टा डी, ये कोई जनरल रिएक्शन है। ध्यान से समझना क्या है भाई, ये जनरल रिएक्शन है। तो हम याद करेंगे कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन शुद्ध हिंदी में लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय टाइम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब जो भी उसका इंडिविजुअल का रेट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो सभी के लिए मैं इकट्ठा लिख देता हूं। कैसे लिखना है आपको, सभी इक्वल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ध्यान देना आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं ए के लिए लिखता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, मैं इंस्टैंटेनियस में लिखता हूं, ज्यादातर आपको इंस्टैंटेनियस में आते हैं और दोनों को मैंने लिखना सिखा दिया आपको। तो इंस्टैंटेनियस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा है, तो अल्फा से आप डिवाइड कर दो, ये अल्फा से डिवाइड कर दिया और यहाँ क्या लिख दिया, dt। अब इक्वल टू b के लिए लिखोगे तो माइनस, ये भी आपका रिएक्टेंट साइड में है, तो माइनस डी कंसंट्रेशन b ओवर dt लिखोगे और जो इसका कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दोगे भाई, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड। बस सिंपल, सबके लिए वही है। अब इधर हमारे प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट में याद रखना हम पॉजिटिव लगाते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ अपीयर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर dt और इसका कोएफिशिएंट कितना है, गामा है, तो गामा से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये भी इसके लिए इक्वल होता है, क्या लिखेंगे अब हम, d के लिए लिखेंगे तो d कंसंट्रेशन ऑफ d, ये आपका क्या है, डेल्टा है, ओवर d और यहाँ लिखेंगे हम dt और इसका पॉजिटिव लगा देंगे। पॉजिटिव लगाने के बाद हम देखेंगे इसका कोएफिशिएंट कितना है, डेल्टा। तो ऐसे करके हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखते हैं, ये ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम, उनके कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उनके जो कोएफिशिएंट है उनसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे।
ठीक है। अगर यहीं पर मुझे पता चल जाए कि मुझे अब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए लिखेंगे? तो हमेशा याद रखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखना सीख लिया। अब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस और अपीयरेंस बताता हूं जो इंडिविजुअल के लिए होती है, पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए होती है। जैसे मैं लिखना चाहूं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसके लिए लिखूं? ए के। किसके लिए लिखूं? ए के लिए। तो याद रखना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब यहां से ध्यान रखना ये कोफिशिएंट हम हटा देते हैं। जब भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डिसअपीयर होगा ना, डिसअपीयरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिसअपीयरेंस लिखेंगे भाई बच्चों। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं करते, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर बात है? यहाँ पर देखो कैसे लिखूंगा। अब मैं ये देखो ये अब इतना लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा? ये देखो ये, और ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइड ले जाना है तो ये साइन साइड ये लिख लूंगा, और यहाँ पर ये आपका ये, तो ये सारी चीजें क्या हो गई हमारी? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूंगा तो रिएक्टेंट के लिए, और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखूंगा तो प्रोडक्ट के लिए। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना आ जाएगा? माइनस डी ए का कंसंट्रेशन ओवर डी। देखो कितना आसान है लिखना, कितना आसान है। केवल हम इसके कोएफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखना चाहूं तो आप इसको उठा के रख दो, माइनस डी बी का कंसंट्रेशन ओवर डी डी। ये देखो बहुत सिंपल लिख दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे टर्म में यूज कर रहा हूं वैसे वैसे टर्म आपको देखते जाना है। ये क्लियर बात है? समझ गए ना बात को इतना? हाँ चलिए, तो और आगे मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। अब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या लिखूंगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो क्या लिखोगे? माइन, अब प्लस लग जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरफ है, प्लस लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डी सी का कंसंट्रेशन ओवर डी। ठीक है, क्लियर बात? अब मैं लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। क्या लिखूं? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ है डी, और डी का कंसंट्रेशन ओवर डी। तो देखो बहुत सिंपल है लिखना, और ये सभी इक्वल होते हैं। अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, याद रखना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस डी ए का कंसंट्रेशन ओवर डी टू इक्वल टू माइनस बी का कंसंट्रेशन ओवर डी टू डी टी इक्वल टू प्लस डी सी का कंसंट्रेशन ओवर डी टी इक्वल टू प्लस डी डी का कंसंट्रेशन ओवर डी। क्लियर बात? तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया? मैंने वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था उससे मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या किया था? डिवाइड किया था। और रेट ऑफ द अपीयरेंस यानी पार्टिकुलर स्पीशीज के लिए हम लिखते हैं तो याद रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं कि हम स्टोइकोमेट्रिक
डिवाइड नहीं करते हैं। बस इतना सिंपल सी बात होती है। निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। निगेटिव का मतलब क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या होता है, टाइम पर चेंज हो जाता है। जितना जितना टाइम बढ़ेगा उतना उतना कंसंट्रेशन घटता जाएगा, किसका, रिएक्टेंट का, और बढ़ता किसका, इंक्रीज किसका होगा, प्रोडक्ट का। किसका इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का इंक्रीज होगा। तो याद रखना क्या कहने का मेरा मतलब था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसलिए उसको हम अपीयरेंस बोलते हैं, रिएक्टेंट वाले को डिसअपीयरेंस बोलते हैं। डिसअपीयर हो रहा है वो आपका रिएक्शन में अपीयर हो रहा है। तो ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एक बार और सुन लो, एवरेज रेट को हम लार्ज टाइम के लिए होता है, क्लियर बात हुई, लार्ज टाइम के लिए होता है, क्लियर बात हुई ना, ये जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इंस्टैंटेनियस रेट कब होता है, जब चेंज इन टाइम क्या होता है, टेंड्स टू जीरो, जीरो की ओर बढ़ता है धीरे धीरे, तो उसको हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और याद रखना वो आपको स्मॉल डी से हम डिनोट करके लिखते हैं। यहाँ पर मैंने जो सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखे हैं वो इंस्टैंटेनियस रेट में यानी कि स्मॉल टाइम इंटरवल में मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी दोनों को डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। अब एक रिएक्शन से हम देख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसा होगा। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या देख लेते हैं भाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, यूनिट होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की, हमेशा ध्यान रखना कैन नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होती है। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, इसको हम दो टर्म में, कितने टर्म में भाई, दो टर्म में इसको हम लिखते हैं। एक लिखते हैं हम कंसंट्रेशन के टर्म में और एक हम लिखते हैं प्रेशर के टर्म में। किसमें लिखते हैं, प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं हम, प्रेशर के टर्म में लिखते हैं। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और साथ में क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो इसका क्या होता है, एटीएम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको लिख देंगे एटीएम टाइम इनवर्स। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये यूनिट हमेशा यही रहेगी। अगर कंसंट्रेशन के टर्म में आ रहा है तो मोल पर लीटर में हम मोलरिटी में लेते हैं, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। टाइम यूजुअली आपको सेकंड में ही मिलता है, नहीं तो फिर आपको सेकंड में चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और अगर प्रेशर के टर्म में मिल जाए तो आपको हमेशा याद रखना एटीएम टाइम इनवर्स, वही जो मैंने बताया आपको कि टाइम को हमेशा यूजुअली आपको सेकंड में ही मिलेगा, बट अगर मिनट में मिल जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिए। क्लियर बात है, यहाँ पे बात समझ में आई। तो यूनिट के बारे में बहुत अच्छी सी बात हो गई। अब हम इसी रिएक्शन का मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कि कैसे हमें इसके बारे में लिखना है, याद रहेगा ना कैसे लिखना। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर मैं पर मोल की बात करूं, किसकी बात करूं, पर मोल, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, 1 मोल के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल के लिए बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। क्योंकि पता ही है जब हमारा 1 मोल हो जाएगा तो स्टोइकोमेट्रिक 1 मोल हम डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेंज ही नहीं होगा। भाई 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कौन सा हमारा चेंज हो रहा है, क्लियर बात है ना। हाँ, तो इतना ध्यान रखना कि अगर मैं पर मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट है या 1 मोल के लिए करता हूं तो सीधा सीधा आप मान सकते हैं कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही उसका रेट ऑफ अपीयरेंस भी होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी वही होगा। क्लियर बात यहां तक, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब एक रिएक्शन का लिख करके हम आपको
दिखाते हैं कि कैसे लिखना होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिएक्शन अगर मैं लिख दूं, अमोनिया का फॉर्मेशन आप लिख दूं, तो आप ऐसे रिएक्शन लिखते हैं, ये सीधी सी रिएक्शन है। लेकिन हाँ, अब याद रखना, अब यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि रिएक्शन, याद रखना, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। क्या होनी चाहिए भाई? रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। रिएक्शन हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो काम नहीं होने वाला है। तो चलो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब हमारा रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलो इसके लिए हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा किसके लिए? सबके लिए अलग अलग लिखते हैं। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन में लिखता हूं N2 के लिए। किसके लिए लिखता हूं? N2 के लिए। तो N2 के लिए लिखोगे तो ये क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं पहले, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? dN2 ओवर dt, और इसका पास कितना कोफिशिएंट है? 1 है, तो मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा। ये लोग कर दिया डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैं? अब मैं अगर दूसरा लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं मैं H2 के लिए। किसके लिए लिखूं? H2 के लिए। ध्यान से देखना, अगर एक बार दिमाग में चढ़ गया तो खेल हो गया। समझे ना? बिल्कुल खेल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर का, बिल्कुल, और सब में ही यूज होता है, ये जान लीजिए, बहुत तगड़ा है। अब H2 के लिए लिखोगे तो ये भी क्या है? डिसअपीयर हो रहा है। तो माइनस DH2 ओवर, यहाँ कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हो, ये आप बना सकते हो, dt, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 3। तो मैंने 3 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं, प्रोडक्ट के लिए लिखना चाहूं, तो प्रोडक्ट के लिए क्या है? NH3। प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा मैं? प्रोडक्ट के लिए NH3 है, तो इसका क्या लिखूंगा? अब तो आ गया पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो अपीयर हो रहा है। क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। तो आप लिखोगे DNH3 का कंसंट्रेशन ओवर dt, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड। अब अगर एक लाइन में लिखना चाहो तो तीनों के क्या होंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होंगे। तो आप कैसे लिख सकते हो? माइनस dN2 ओवर dt, एक है कोई मतलब नहीं है, माइनस DH2 का कंसंट्रेशन ओवर कितना है भाई? 3 है, तो 3 dt लिख लो। क्लियर बात? इक्वल टू, समझ गए? अब प्रोडक्ट का लिख लो, पॉजिटिव होगा, DNH3 का कंसंट्रेशन ओवर dt, इसका कोफिशिएंट कितना है भाई? 2 है। 2 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इससे क्या पता चला? अगर N2 का दिया हुआ है और NH3 का पूछ लिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप इसको और इसको बराबर करके लिख लेंगे। अगर H2 का और N2 का पूछ लिया, H2 का दिया हुआ है, N2 का पूछ लिया, तो इसको बराबर कर लेंगे। यानी कि H2 का दिया हुआ है, NH3 का पूछ लिया, तो आप इनको दोनों को बराबर कर लेंगे। जिसके बारे में पूछा जाए हमेशा उसी के बारे में हम लिखते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब अगर इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना है, बहुत सिंपल है, आ जाओ। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 ये लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो क्या करना है भाई? इसका जो होगा क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम हटा देते हैं। अगर हटा दिए तो क्या आ जाएगा भाई? dN2 ओवर dt, इसका कोएफिशिएंट मैंने हटा दिया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, यही चीजें लिखनी है, ये ध्यान रखना, यही चीजें लिखनी है, ये ध्यान रखना, ये चीजें लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के लिए लिखना, ये चीजें लिखनी है, ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसका क्या आ जाएगा भाई? माइनस d कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर dt। कोएफिशिएंट देखो मैंने हटा दिया ना कोएफिशिएंट।
अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का लिखना है, तो आप क्या करोगे? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया के लिए क्या करोगे? पॉजिटिव अमोनिया का लिखोगे, ये लिख दिया भाई dt। क्लियर बात है? अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को। अब देखो मैंने यहाँ कोफिशिएंट नहीं लिखे ना, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कैसे लिखना है। आज के बाद गड़बड़ी नहीं होगी ना? हाँ, समझ गए ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से आपको लिखना के तरीका, आपको लिखने का तरीका अच्छी तरह से समझ में आ गया कैसे लिखना होता है, और सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब एक दो न्यूमेरिकल यदि हम कर लें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अगर करना आपको आता है तभी आप इन क्वेश्चन को सही से इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि रखना भी क्या है, कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। आ जाओ भाई, चलो लिखते हैं, आगे बढ़े ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो हम क्या कर लेते हैं भाई, इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज दैट कंसीडर करो क्वेश्चन आ गया आपका कि क्वेश्चन में आपका आ गया कि इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, क्या आ गया भाई, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 2 into 10 to the power minus 3, क्या है, 2 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। कितना है भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, then find rate of appearance of sulfur dioxide, rate of disappearance of sulfur dioxide। ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, बस एक बार करना आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो चलो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम लिख देते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलो बैलेंस करो इसको, बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये 2 और ये हो गया, बैलेंस हो गया। काउंट कर लो, दोनों साइड एटम सेम ही आएंगे आपको, है? तो ये बैलेंस हो गया। अब जिसके बारे में जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में उसी का हम यूज करते हैं, अलग से कोई भी यूज नहीं करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में जानकारी है, तो हम इसका क्या लिख लेते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ओवर dt, और इससे उससे डिवाइड कर देंगे, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। चलो अब इसके लिए लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव होगा ना, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव डी कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ओवर dt, और क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज हमको दी हुई है, ये ध्यान से देखो, ये चीज हमको दी हुई है, ये याद आया, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे। तो कितना आ गया, कितना दिया, 2 into 10 to the power minus 3 over 2, ये आपका है पहले से, और ये आपका D कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ओवर 2, ये हो गया। 2 से 2 उड़ा दो, यानी कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। तो आंसर में कितना आ गया भाई, क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 कितना आ गया, 2 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये कितना सिंपल रहा निकालना। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको भाई दे देते हैं। अब मास वाले एक सवाल दे देता है, कौन सा दे देता है, मास वाला सवाल दे देता है।
तो मास वाले सवाल को हम कैसे डील करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, मास को मोल में चेंज करेंगे, फिर मोल को मास में चेंज करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखूं मैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इफ rate of disappearance of sulfur dioxide is 3.2 into 10 to the power minus 3 kilogram per second inverse, then find the rate of appearance of sulfur dioxide in kilogram second inverse, किलोग्राम सेकंड इनवर्स। तो अब मैंने क्या बताया, इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसके लिए पहले आप क्या करो, मास को मोल में चेंज करो, फिर मोल को मास में चेंज करो, तब आपकी यूनिट आएगी। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले इसका रिएक्शन लिख लो, SO2 प्लस O2 SO3, बैलेंस कर दो, बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? बैलेंस हो गया रिएक्शन। अच्छा भाई, अगर बैलेंस हो गया तो चलिए पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिख लेते हैं, किसके टर्म में? मोल के टर्म में लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख लेते हैं मोल के टर्म में, किसके टर्म में? मोल में। तो क्या लिखोगे? -D NSO2, और इसके नीचे क्या आ गया भाई? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात कर रहा है, तो हमें सीधी सीधी बात क्या करनी है? सोचो बात को, सीधी सीधी बात ये है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन में अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करेंगे। अगर अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात करेंगे तो हम स्टोइकोमेट्रिक नहीं लिखेंगे, वैसे भी दोनों क्या है? सेम है, कट नहीं करेंगे आपका। तो ये क्या आ गया? dt इक्वल टू, इसका क्या लिख लेंगे? ये पॉजिटिव है, नंबर ऑफ मोल में SO3 ओवर dt। यहां तक बात क्लियर है? अब मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं, क्योंकि दिया हुआ है। कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा? मास इसका कितना गिवन है? 3.2 into 10 to the power minus 3, और SO2 का मोलर मास कितना होता है? SO2 का मोलर मास होता है 64। अगर इसको मैं ओवरऑल सॉल्व करूं तो 5 into 10 to the power minus 5, और ये किसमें आ गया? अब मोल में आ गया हमारा। किसमें आ गया भाई? मोल में आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यू उठा करके हम यहां रख देते हैं। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां रख देंगे हम 5 into 10 to the power minus 5, क्योंकि ये तो पहले 2 तो पहले ही कट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या आ गया आपका? मोल्स ऑफ SO3 आ गया। क्या आ गया? मोल्स ऑफ SO3 आ गए। ठीक है, अब ये तो हमारा मोल में आया है, अब इसको हमें फिर से मास में ले जाना है। तो मास में ले जाने का तरीका क्या होगा भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से इस बार मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आप लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 इन किलोग्राम सेकंड इनवर्स में कैसे लिखोगे? ये आपका आ गया था 5 into 10 to the power minus 5, और लिखोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड का 50 होता है। अब मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे, तो मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 400 into 10 to the power minus 5, अब इसको और चेंज कर लो तो 4 into 10 to the power minus 3, कितना आ गया भाई? ये आ गया किलोग्राम सेकंड इनवर्स में। इसमें आ गया किलोग्राम सेकंड इनवर्स में आ गया। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, और गुड सवाल, ऐसे फंसा देता है। तो इसमें मैंने देखो दोनों तरीके के आपको सवाल बता दिए। किसी का भी आए, रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस सभी बराबर होते हैं। जिसके बारे में बात हो उन्हीं को हम लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। क्योंकि आज से आपका रेट ऑफ रिएक्शन के या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के या रेट ऑफ अपीयरेंस के सवाल गलत नहीं होंगे, और इस तरह से आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। समझ गए बात को ना? थैंक यू। अगले में हम आपको एक इसमें और चीज थी कि ग्राफ कैसे बनाना होता है, तो ग्राफ के बारे में भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा।
ग्राफ के बारे में देख लेते हैं ध्यान से। जैसे मान लो कि ग्राफ के कैसे आप चेक करोगे ग्राफ, तो आपको क्या करना है, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस में आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है, y एक्सिस में क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है, और x एक्सिस पर आपको लिखना है टाइम लिखना है। तो शुरू में कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट रहेगा, तो सपोज दैट कंसीडर करो रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है घट रहा है, और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ग्राफ से भी आपको देखना हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ये किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, किसका है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो इससे आप देख सकते हैं कि शुरू में रिएक्टेंट था मेरे पास, जैसे जैसे टाइम बढ़ा घटता गया, और प्रोडक्ट क्या हुआ, शुरू में मेरे पास कुछ प्रोडक्ट नहीं थे, इनिशियल 0 था, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम चेंज हुआ, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होता गया। ठीक है, समझ गए बात को। तो ग्राफ और भी ग्राफ के हम सवाल बताएंगे कैसे कैसे निकालना होता है, पहले इतनी बातें क्लियर हो दिमाग में। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो आगे का चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा।